स्पेनिश फ्लू एक ऐसा महामारी जिसने 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी छीन ली थी। जी हाँ, 5 करोड़ लोगों को मारने वाला महामारी स्पेनिश फ्लू के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। 1918 से 1919 के बीच 5 करोड़ लोगों को मारने वाले इस महामारी ने 1.5 करोड़ भारतीयों की भी जानें ले ली थी। 1.5 करोड़ भारतीय मारे गए थे 1918-1919 के बीच में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि स्पेनिश फ्लू ये बीमारी था, महामारी था, इसका वायरस कौन था। क्योंकि महामारी के लिए तो कोई वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर जो वायरस जिम्मेदार था उसका नाम था H1N1 वायरस। H1N1 वायरस। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका नाम आखिर स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा। तो देखिए भाई, ये जो महामारी है इसका शुरुआत चीन, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों से माना जाता है, लेकिन इसका नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में स्पेन ही एकमात्र यूरोपीय देश था या कुछ यूरोपियन देशों में से था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। यानी स्पेन फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जिस वजह से वहाँ से खबरें सामने आ रही थी। अब एक एग्जाम्पल आप समझिए, तब और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, और इस बीमारी से सैनिक भी मर रहे थे। अगर ऐसे देश इन खबरों को सामने लाता तो जाहिर सी बात है सैनिकों का जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, टूट जाता और वे जो सैनिक है अपने आप को युद्ध से खींच लेते। तो ऐसे में कोई भी देश इन सब खबरों को सामने नहीं ला रहा था। जो भी खबर आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ स्पेन से आ रहा था, क्योंकि स्पेन विश्व युद्ध से साइड लिए हुआ था, यानी कि विश्व युद्ध में उसका पार्टिसिपेशन था नहीं, इसलिए ही इसका नाम पड़ा स्पेनिश फ्लू। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ स्पेन में मरे, अमेरिका में मरे, फ्रांस में मरे, भारत में मरे, ब्रिटेन में मरे, तत्कालीन पाकिस्तान में मरे, हर जगह मरे। लेकिन जो शुरुआती खबर था वो सिर्फ स्पेन से आ रहा था। हाँ, विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद और दुनिया भर से भी जो डाटा है एकत्रित होना शुरू हुआ, और उसमें भी इस तरह का मीडिया वगैरह तो था नहीं। आप लोग इस बात को समझते होंगे। चलिए एक चीज़ और, उस समय RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट वगैरह भी नहीं था, यानी कि किसी को H1N1 वायरस है या नहीं है ये डिटेक्ट करना भी उस समय काफ़ी मुश्किल था। आज की तरह इतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो था नहीं। इसके अलावा जो आपको पता है कि कोरोना वायरस, अगर किसी को भी कोई व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उसके लिए जो एक इंजेक्शन दिया जाता है हॉस्पिटल्स में वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है एंटीवायरल एक मतलब इंजेक्शन है, दवा है जो दिया जाता है हॉस्पिटल में। उस समय ये भी नहीं था, किसी भी प्रकार का एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था। जो सबसे पहला जो एंटी बैक्टीरियल जो मतलब मेडिसिन बना था, पेनिसिलिन, वो उसके 10 साल बाद बना था, 1930 के आसपास। आप समझ सकते हैं उस समय वैक्सीन भी नहीं था। वैक्सीन जो फ्लू के लिए, किसी भी तरह के फ्लू को सपोर्ट करने वाला जो वैक्सीन है सबसे पहली बार 1940 में बना था अमेरिका में। देखा कि उस समय RT-PCR या एंटीजन टेस्ट जो है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो भी नहीं था। इसके अलावा किसी भी तरह का एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने संघर्ष किया। पूरी मानवता के सामने ही एक बहुत बड़ा खतरा था। आप खुद सोचिए, 180 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी था और 5 करोड़ लोग, लगभग 2.5 से 3% लोगों का मृत्यु हो गया था। और मे भी इससे ज़्यादा ही लोगों का मृत्यु हुआ होगा, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा डाटा कलेक्शन करना आसान नहीं था। ऊपर से विश्व युद्ध हुआ था, तो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो चरमरा गया था, तो सही डाटा मिल भी नहीं पा रहा था। तो ऐसे में भी संभव है कि और भी ज़्यादा मौतें हुई होंगी, क्योंकि उस समय इस तरह का मीडिया का भी कुछ व्यवस्था था नहीं। और देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर भी नहीं था। मैकेनिकल वेंटिलेटर होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और इस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो उस समय ये भी नहीं था। तो उस समय क्या किया जाता था, ज़रा इसको समझिए। उस समय नेचुरल वेंटिलेटर्स का यूज हो रहा था। नेचुरल वेंटिलेटर्स क्या होता है कि पेट के बल आप लेटिए और अपने छाती और पेट के नीचे एक तकिया या कोई भी उस तरह का थोड़ा ऊंचाई वाला कुछ वस्तु को रखिए। उससे क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले पाएंगे। तो उस समय नेचुरल वेंटिलेटर्स का भी यूज हो रहा था। या जो हॉस्पिटल्स थे, जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट को जो बरामदा था या खिड़कियों के पास पेशेंट का बेड लगाया जाता था, या बहुत ही स्थानों पर आप चित्रों में भी देख सकते हैं कि खुला स्थान में पेशेंट को रखा जाता था। तो चलिए, ये तो उस समय का था। मानवता एक बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा था। बहुत तरह का व्यापक संघर्ष एक तरह से किया जा रहा था। वैक्सीन भी नहीं था, बट फिर भी इंसानों ने सर्वाइव किया
और आज हम लोग बचे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब विद्वान थे, उनका कहना था कि शायद मानवता ही कहीं ख़त्म ना हो जाए, कुछ इस तरह का भी कहा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। चलिए इसके अलावा ये देखते हैं कि उस समय कौन कौन सा मेडिसिन यूज हो रहा था उस समय। तो देखिए उस समय एस्पिरिन, कुनाइन वगैरह का यूज हो रहा था। ये इसके अलावा जो गर्म पानी में नमक का घोल बनाकर भी लोग मतलब यूज़ कर रहे थे, गरारा जिसको बोलते हैं वो कर रहे थे। तो कुछ नेचुरल जो तरीका था वही लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंशन वगैरह कुछ हो नहीं पाया था उस समय। और एक चीज़ और लास्ट में देखते हैं। देखिए अभी भी आपको पता है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में कुछ दिन पहले तक रैली चला है, तो रैलियों की वजह से भी जाहिर सी बात है कोरोना वायरस का एक्सपेंशन ही हुआ है, वो तो घटा नहीं है, रैलियों के कारण महामारी का फैलाव ही हुआ है। तो उसका तुलना थोड़ा सा हम यहाँ करते हैं। देखिए स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता है कि फिलाडेल्फिया में परेड हुआ था और वहाँ 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। रोड के किनारे 2 लाख लोग इकट्ठा थे और एक परेड हो रहा था। तो इस घटना ने भी इस वायरस का जो एक्सपेंशन था उसको तीव्रता प्रदान किया था। जैसे कि अभी लोग इकट्ठा हो रहे थे नेताओं के रैलियों में, तो अभी जो कुछ चल रहा है नेताओं का रैली वगैरह, ये उस समय भी इस तरह की घटनाएं हो रहे थे। यानी कि लोग अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए लोगों का जान का परवाह उस समय भी नहीं करते थे, जैसे अभी भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा रैलीज़ वगैरह हुआ ही है। तो चलिए दोस्तों, ये एक मेरा प्रयास था कि मैं आपको भाई बता सकूं कि स्पेनिश फ्लू क्या था। स्पेनिश फ्लू आज से लगभग 103-4 साल पहले आया एक ऐसा महामारी था जिसने 5 करोड़ ज़िंदगियों को निगल लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इंसानों ने संघर्ष किया और आगे की ओर लगातार कदम बढ़ाया। और इस महामारी के आने के लगभग 10 साल बाद पेनिसिलिन बना, और जो वैक्सीन है फ्लू के लिए जो वैक्सीन है लगभग 1940 के आसपास आया। और जो नया जो इन्वेंशन है वो लगातार होते ही रहा। अब तो वेंटिलेटर्स भी मतलब आ चुका है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी अब उपलब्ध है। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और एक चीज़ और लास्ट में हम बोलना चाहेंगे, म्यूटेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए कोई भी वायरस है, एक वायरस के लिए एक तरह का वैक्सीन बना दिया गया। वायरस होता क्या है कि वायरस में स्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसका जो स्वरूप है वो बदलने लगता है। तो बदला हुआ स्वरूप के लिए वो वैक्सीन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और जो कोरोना वायरस है इसका म्यूटेशन कई टाइम्स हो चुका है। तो जो वैक्सीन है ये तो मतलब प्रभावी तो है ही, लेकिन जो म्यूटेट फॉर्म के वायरस है उसके लिए थोड़ा सा कम प्रभावी है। इसी वजह से सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस भी जारी किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाव करना है, जो म्यूटेट फॉर्म है उससे बचाव करना है। क्योंकि जो पुराना वायरस के साथ साथ अब जो म्यूटेट फॉर्म है वो भी अब कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुका है, और इसका जानकारी RT-PCR टेस्ट से भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये सभी का एक जिम्मेदारी बनता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, या जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, या और भी जो गाइडलाइंस है जो सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है उसका सभी प्रयोग करें, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवारों को सुरक्षित रख सकें, अपने दोस्तों मित्रों को सुरक्षित रख सकें। थैंक यू दोस्तों।